बीए थर्ड ईयर प्रसार शिक्षा में आज का टॉपिक है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य। ग्रामीणों के उत्थान के लिए जब तक ग्रामीण जनता स्वयं प्रयास नहीं करेगी तब तक सरकार चाहे कितना भी प्रयास करे वांछित सफलताएं नहीं मिल सकती। अतः ग्रामीणों के उत्थान के लिए ग्रामीणों को ही मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी लड़ाई झगड़े स्वयं ही निपटाने होंगे। समस्याओं का निदान मिलजुल कर करना पड़ेगा। प्राचीन भारत में ऐसी ही व्यवस्थाएं थी। गांवों में स्थायित्व शासी संस्थाएं थी। ये संस्थाएं समाज को जोड़ करके रखती थी तथा समाज की समस्याओं का निपटारा स्वयं करती थी। राम राज्य की अवधारणा से तात्पर्य सभी ग्रामीणों के कल्याण से है, क्योंकि जब तक भारत की 75 से 80% तक जनता सुखी संपन्न समृद्ध नहीं होगी तब तक भारत विकसित राष्ट्र कहलाने का गौरव प्राप्त नहीं कर सकता। राज्य सत्ता के बाद इनका दूसरा स्थान था, जिसे हम पंचायत व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत ही सामाजिक संगठनों को दो भागों में बांटा गया था, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन को दो भागों में विभाजित किया गया है, संस्थाएं और संघ। संस्थाओं के अंतर्गत आता है ग्राम पंचायत, सहकारी समिति, स्कूल, टीनेज आदि संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। संघ के अंतर्गत कृषि युवक संघ, कृषक समाज, ग्रामीण रेडियो फॉर्म आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत चौपाल, कीर्तन समूह, साथी समूह, क्रीड़ा समूह आदि इसके अंतर्गत आते हैं। सामाजिक संगठन के अंतर्गत सभी तरह के संगठन आते हैं, जैसे कृषक समाज, पंचायत, सहकारी समितियां आदि। सामाजिक संगठनों को दो भागों में बांटा गया है, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। पहला है औपचारिक संगठन। ये वे सामाजिक संगठन होते हैं जिनके माध्यम से औपचारिक तरीके से सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जैसे पंचायत, स्कूल, युवक मंडल आदि। इन औपचारिक संगठनों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, संस्थाएं और संघ। पहला आता है संस्थाएं। ये मानव की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए सामाजिक संगठन होते हैं जो स्थायी होते हैं। इन संस्थाओं को समाज द्वारा मान्यता मिली हुई होती है, जैसे स्कूल, सहकारी समिति, बैंक, अस्पताल, ग्राम पंचायत आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसी के अंतर्गत सेकंड आता है संघ। ये वे सामाजिक संगठन होते हैं जो कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ समय तक के लिए बनाए जाते हैं। ये संस्थाएं अस्थायी होती हैं। इन संस्थाओं के सहयोग प्रदान करते जैसे कृषि युवक संघ, भारत कृषक समाज, मनोरंजन दल, युवक मंडल दल, वैज्ञानिक समितियां आदि इसके अंतर्गत आते हैं। सेकंड आता है अनौपचारिक संगठन। यह एक प्राथमिक समूह है जो लोगों के पारस्परिक संपर्क में आने से अपने आप ही बन जाते हैं। ऐसे संगठनों का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता। लोग अनौपचारिक रूप से एकत्रित होकर सामान्य समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करते हैं, जैसे चौपाल, कीर्तन, साथी समूह, क्रीड़ा समूह आदि अनौपचारिक संगठन के अंतर्गत आते हैं। अब आता है पंचायती राज्य। पंचायती राज्य शासन तंत्र का एक हिस्सा है जिसमें ग्राम पंचायत प्रशासन के लिए विभिन्न आधारीय इकाई की तरह कार्य करती है। पंचायती राज्य में पंचायतों से आशय है पंच का फैसला तथा राज्य से तात्पर्य शासन से है, अर्थात पंचों का शासन ही पंचायती राज्य कहलाता है। पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली इसके अंतर्गत पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत पहला है ग्राम स्तर पर या ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद, जिसमें पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें। यह पंचायत राज्य की त्रिसूत्रीय व्यवस्था की पहली संस्था है जो ग्राम स्तर पर कार्य करती है। ग्राम पंचायत एक संवैधानिक संस्था है जो एक से अधिक को मिलकर के जिनकी आबादी 1000 हो जाती है। ग्राम पंचायत के मुखिया को प्रधान कहते हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या ग्राम की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। सन 1993 में हुए संशोधन के अनुसार
उत्तर प्रदेश में 1000 से 2000 तक 11 सदस्य, 2000 से 3000 तक 13 सदस्य तथा 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव गांव के सभी सदस्यों के द्वारा डाला जाता है। प्रधान का साक्षर होना अनिवार्य है। इन निर्वाचित सदस्यों का 1/3 सीट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। इसी के अंतर्गत दूसरा आता है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। तहसील, तालुका या प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति की स्थापना की गई। इसे विकास खंड भी कहते हैं, ब्लॉक स्तर भी कहा जाता है। इन समिति के प्रमुख व्यक्तियों को चेयरमैन, प्रधान अथवा प्रमुख के नाम से भी जाना जाता है। यह गांवों की तहसील या तालुकाओं के लिए कार्य करता है। यह ग्राम पंचायत तथा जिला प्रशासन के मध्यस्थ की तरह कार्य कर सभी राज्यों में पंचायत समिति का मुख्य कार्य गांवों का सर्वांगीण विकास करना होता है। इसी के अंतर्गत तीसरा आता है जिला स्तर तथा जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। यह पंचायत राज की त्रिसूत्रीय व्यवस्था की अंतिम एवं उच्च संस्था है जो जिला स्तर पर कार्य करती है। केवल आसाम में उपविभागीय स्तर पर स्थित है। वह सभी राज्यों में इसे जिला पंचायत भी कहते हैं। जिला पंचायत के संगठन के लिए 50,000 की आबादी पर एक जिला पंचायत सदस्य को चुना जाता है, जिसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। भारत में पंचवर्षीय योजना। भारत जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तब भारतीयों की स्थिति बड़ी ही दुर्दशापूर्ण थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ रूस गए। उन्होंने वहां की पंचायती योजना का अध्ययन किया, जिससे वे काफ़ी प्रभावित हुए। भारत लौटकर उन्होंने सन 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर मार्च 1956 तक चली। 2 वर्षों की गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ भारत आज आज़ाद हुआ। अंग्रेजों ने भारत की आर्थिक दशा को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को बड़ी भारी क्षति हुई। परिणामतः भारतीयों को आर्थिक तथा शैक्षणिक दशा अत्यंत खराब हो गई। निर्धन, गरीबी, उन्मुखी तथा बेरोजगार चारों तरफ से घिरे हुए थे। अब सेकंड दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। इसमें दीर्घकालीन योजनाओं को शामिल किया गया। इस योजना का प्रारूप महालनोबिस्की तैयार किया। इस योजना का सबसे अधिक बल औद्योगिकीकरण पर दिया गया। फिर आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1 अप्रैल 1961 से मार्च 1966 तक चली। इस योजना में देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई। देश की आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाया गया। इतना ही नहीं, सन 1956 में भारत पाक युद्ध हुआ। इन दोनों बड़े युद्धों के कारण भारत की दशा चरमा गई। फिर सन 1956 में बड़ा भारी अकाल पड़ा। उस समय भारत में संकट का दौर चल रहा था। परिणामतः जर्जर भूमि को खेती के लायक बनाने की संभावना पर पानी फिर गया। भारत की विकास प्रक्रिया बड़ी धीमी हो गई। अकाल पड़ने से पूरे देश में हाहाकार मच गया। परिणामतः विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ा। विदेशों से जो अनाज आए वे बड़े ही निकृष्ट कोटि के थे। बचत की दर से भी काफ़ी कमी आई। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसी के अंतर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। इस चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक विकास की प्राप्ति करना।
फिर इसके अंतर्गत आता है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक चली। पंचवर्षीय योजना पूरे 5 वर्ष तक नहीं चल सकी क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की करारी हार हो गई तथा जनता की सरकार बनी, जो इस योजना के समय ही पूर्ण समाप्त कर दी गई। यह योजना 1974 से 1978 तक ही चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करना तथा गरीबी उन्मूलन करना। इसके अंदर 6ठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि उद्योग धंधों में विकास करना, बेरोजगारी ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाना ताकि गरीबी पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अंतर्गत ही 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1 अप्रैल 1986 से 31 मार्च 1990 तक चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली। इस 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव का पूर्ण रूप से विकास करना। इसके अंदर 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के विकास को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना। इसके अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना का सुधार योजना के रूप में देखा गया। इस योजना में समानता तथा न्याय को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। विकास की दर का लक्ष्य 8% तक रखा गया, जैसे जनसंख्या पर लगाम कसना, वनों का विस्तार करना, साक्षरता दर बढ़ना, पंचायती राज्य को बढ़ावा देना, सभी बालकों को 2003 तक स्कूल भेजना, निर्धनता अनुपात को 26% से घटा करके 21% तक लाना और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना इस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे।